हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त नितेश राय। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 26 दिसंबर को बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा है। इसी के लिए मैं लेकर आया हूँ आज पटना जीएस क्लब द्वारा आयोजित 12 दिसंबर के टेस्ट का क्वेश्चन विथ फुल एक्सप्लेनेशन। तो आइए हम लोग पहले प्रश्न पत्र की ओर बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न पत्र जो है दोस्तों वो है कि स्टील की कठोरता प्रदान के लिए उसमें बढ़ाई जाती है। तो इसमें से कई जवाब हैं दोस्तों, मगर इसका जो सबसे सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, कार्बन की मात्रा। क्योंकि लोहा के साथ कार्बन जो है सबसे अच्छा मिश्रक होता है दोस्तों। लेकिन ज़रूरतों के अनुसार इसमें क्रोमियम, ठीक है, और मैग्नीज, वेनेडियम, टंगस्टन भी मिलाए जाते हैं। तो आइए हम लोग अगले प्रश्न पत्र की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न पत्र नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन प्रोटोजोआ जनित रोग नहीं है? तो मलेरिया, पायरिया और कालाजार है। पोलियो जो नहीं है, क्योंकि ये विषाणु जनित रोग है। विषाणु जनित रोग है दोस्तों पोलियो। इसके लिए इन विषाणु और जीवाणु और डिजीज से संबंधित जो रोग बीपीएससी या दरोगा में पूछे जाते हैं, उसके लिए जल्दी मैं एक ट्रिक बनाऊंगा दोस्तों। उसके लिए एक ट्रिक है कि निम्मो की गोटी ने हमें छठा सीडी प्ले करने को कहा, और विषाणु के लिए है कि रेखा हमें हिट करके पोछे छोड़ गई। तो आगे ही इसके लिए बनाऊंगा दोस्तों। अगला प्रश्न पत्र नंबर 3, सोडियम का परमाणु भार 23 है, तो उसकी परमाणु संख्या कितनी होगी? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, 11। अगला प्रश्न पत्र 4 है, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित धातु नहीं है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों तांबा। ऐसे बता दूं दोस्तों कि पीतल के बारे में जब पूछा दे तो इसका ट्रिक है पिताजी, अर्थात पीतल यहाँ से तांबा हो गया दोस्तों, और यहाँ से जस्ता। उसी तरह है टांका दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 में, तो टांका का हो जाएगा लेड, ठीक है, लेड, अर्थात लेड, और टॉ से हो जाएगा टीन, ठीक है, लेड मतलब जो है टांका पड़ने में लेट हो गया दोस्तों। इसका ट्रिक है टांका पड़ने में लेट हो गया, तो इसका ट्रिक है लेड अर्थात सीसा, और टीन आपको पता है दोस्तों पूरी दुनिया में सबसे अधिक मलेशिया में पाया जाता है, और भारत का एकमात्र राज्य है छत्तीसगढ़ जो टीन वहाँ सबसे अधिक पाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पत्र की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि है हरे पादपों में क्लोरोफिल के बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अनिवार्य है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर 3 मैग्नीशियम। क्योंकि क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम का एक परमाणु होता है दोस्तों, ठीक है, क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम का एक परमाणु होता है, इसलिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, मैग्नीशियम। अगला प्रश्न पत्र 6 है, जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम में जाता है तो माध्यम में प्रकाश की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये घटता है दोस्तों। और यही जब इसके विपरीत प्रकाश जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा दोस्तों, तो क्या होगा? वो बढ़ेगा, ठीक है। तो अगला प्रश्न पत्र नंबर 7 है कि रेड डाटा बुक किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, लुप्तप्राय प्रजातियों की जानकारी देता है। IUCN इसको जारी करती है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है दोस्तों। इसका गठन जो है IUCN का हुआ था 5 अक्टूबर 1948 को। और अभी हाल ही में जो है राइनो, गेंडा और अफ्रीकन जो हाथी है दोस्तों, इन दोनों जीवों को जो है लुप्तप्राय जो संकटापन्न प्रजाति है उसमें IUCN ने इसे शामिल किया है दोस्तों। अगला प्रश्न पत्र नंबर 8 है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सूर्य का प्रकाश। अगला प्रश्न पत्र है 9, 1 विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो इसका बिलियन पीएच क्या है? बिलियन पीएच है 8। अभी पिछले दरोगा में दोस्तों मिल्क ऑफ मैग्नेशिया का पूछा था दोस्तों, पीएच मान दरोगा में ही, तो 10 पॉइंट इसका 4 है, ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का दोस्तों। तो अगला प्रश्न पत्र है प्रश्न पत्र संख्या 10। इसमें मिलान करने के लिए कह रहा है दोस्तों, तो कॉपर सल्फेट आप जानते हैं कीटनाशक के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, और पेनिसिलिन को जो है प्रतिजैविक के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और यूरिया जानते हैं दोस्तों उर्वरक, और अंतिम बच गया डी, तो हो जाएगा 3 फंगस नाशी, मेलाथियान तो फंगस नाशी। इस तरह से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, 2 4 3 1 3, 2 4 1 3। चलिए अगले प्रश्न पत्र की ओर बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। ये प्रश्न पत्र संख्या 11 आवर्त सारणी में कौन सा तत्व सर्वाधिक यौगिक बनाता है? ठीक है, तो इसका सही जवाब है दोस्तों कार्बन। सही जवाब इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? कार्बन। आइए हम लोग अगले प्रश्न पत्र की ओर बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों, जो कि है कि
नेत्रदान में आँख के किस भाग को दान किया जाता है दोस्तों? कॉर्निया। बहुत सारे लोग जो हैं जीवन में ही इस नेत्रदान, अंगदान, बहुत सारे अंग को जो है दान करने का निर्णय कर चुके होते हैं। अभी पुनीत राजकुमार जो है, पुनीत राजकुमार, अभी इनका देहांत हुआ। उन्होंने अपने बहुत सारे अंग जो है डोनेट पहले ही साइन कर दिए थे कि इन्हें डोनेट कर दिया जाएगा। ये नेत्रदान महादान कहा जाता है दोस्तों। तो अगला प्रश्न पत्र है 13, प्रकाश वर्ष क्या है? तो प्रश्न इसका सही जवाब है प्रकाश द्वारा एक वर्ष में जो चली गई दूरी होती है, तय की गई दूरी होती है, वही होता है प्रकाश वर्ष। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न पत्र है 14, निम्न में से कौन प्राकृतिक बहुलक नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नायलन। नायलन। अगला प्रश्न पत्र है 15, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं की ओर जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो ठीक है, देखते हैं हम लोग। तत्वों की धात्विक प्रकृति घटती है, ये तो सही है दोस्तों। संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी में परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं, नहीं दोस्तों, इसमें क्या होता है, ग्रहण करते हैं। तो यही सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। और अगला है डी में इनके ऑक्साइड अधिक अम्लीय हो जाते हैं, तो ये भी सही है। तो इसमें कह रहा है असत्य कथन चुनने के लिए, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका असत्य है, यही हमारा सत्य है। अगला प्रश्न पत्र है 16 नंबर, निम्नलिखित में से विषम का पहचान करें दोस्तों। तो कह रहा है पहचान करने, तो जल धाराएं दी हुई है इसमें से। ठीक है, तो एक इसमें किनारी जो है यही ठंडी जलधारा है। ठीक है, किनारी जो है ठंडी जलधारा, बाकी ब्राजील, फ्लोरिडा, एल्मिंजर सब गर्म जलधारा, इसलिए इसका जो विषम है वो क्या हो जाएगा, किनारी जलधारा। अगला प्रश्न पत्र है दोस्तों, सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किस विद्वान ने किया था? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इरेटोस्थेनीज। अगला प्रश्न पत्र है दोस्तों 18, निम्न में से कौन कथन सत्य नहीं है? ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, आइए कौन कौन सत्य है। पहले, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है, यही जो है हमारा सही जवाब है दोस्तों। ठीक है, ये कथन सत्य नहीं है। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत वाला जो है गलत है। अगला है बी, वैज्ञानिकों के अनुसार महाविस्फोट की घटना आज से 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी, बिल्कुल सही है दोस्तों। आज से 4.5 इसमें भी अरब छूट गया दोस्तों, आज से 4.5 अरब वर्ष पूर्व सौरमंडल का विकास हुआ, जिससे ग्रह और उपग्रह का निर्माण हुआ था। तो ये भी सही है दोस्तों, ये भी सही है, ये भी सही है। और नेबुला एक ब्रह्मांडीय नर्सरी है जहाँ तारों का जन्म होता है, तो दोस्तों ये भी सही है। तो इसका गलत क्या है, इसमें कह रहा है सत्य नहीं है, तो ए नंबर जो है इसका सत्य नहीं है। आइए अगले प्रश्न पत्र की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि है कि निम्न में से कौन कथन सही है? तो इस बार सही कथन चुनना है हम लोग को दोस्तों। तो इसका सही कथन चुनना है हम लोग को। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कोलिमा है? नहीं, ये गलत है, वो स्ट्रम्बोली है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसको कहा जाता है दोस्तों? स्ट्रम्बोली। लिख देता हूं मैं दोस्तों, ठीक है, स्ट्रम्बोली। ठीक है, स्ट्रम्बोली। दूसरा कह रहा है दोस्तों, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी एकांक गुहा। ठीक है, क्या कह रहा है दोस्तों? सही। तो यही जो है सही है, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित जो शांत ज्वालामुखी क्या है दोस्तों? तो ये एकांक गुहा ही है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा सही है। अगला देखते हैं सी, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन है? तो वो ओजस डेल सोलाडो नहीं है दोस्तों, माउंट कोटोपैक्सी है। क्या है? माउंट कोटोपैक्सी, माउंट कोटोपैक्सी। ठीक है, माउंट कोटोपैक्सी, जो कि इक्वेडोर में है। कहाँ है दोस्तों? इक्वेडोर में, माउंट कोटोपैक्सी इक्वेडोर में। अगला ऑप्शन नंबर डी है, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी, तो वो है ओजस डेल सोलाडो। तो इसका जवाब देखिए यहाँ है और इसका जवाब यहाँ है। ठीक है, अगले प्रश्न पत्र की ओर बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। ठीक है, अब कह रहा है दोस्तों कि गलत मिलान का चयन करें। प्रश्न पत्र 20 में है, करीबा बांध जो है किस नदी पर है? तो ये सही है, जाम्बेजी, बिल्कुल सही है। आसवान बांध किस नदी पर है? तो ये नील नदी पर है दोस्तों। और नील नदी आप जानते ही अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील से निकलती है, और ये दुनिया की सबसे लंबी नदी भी है नील नदी। और जो अमेजन जो है वो अपवाह की दृष्टि से जो है सबसे चौड़ी नदी है दोस्तों। ठीक है, अगला कह रहा है स्टेनली जलप्रपात जो है कांगो नदी, तो ये भी सही है दोस्तों। अगला कह रहा है डी में एंजिल जलप्रपात जो है सेंट लॉरेंस, तो यही इसका सही जवाब है, क्योंकि ये गलत है, सेंट लॉरेंस नहीं होगा दोस्तों, ये हो जाएगा कैरो नदी पर। ठीक है, कैरो नदी पर हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? कैरो नदी।
ठीक है। अगला प्रश्न संख्या है 21, रंगीत परियोजना का संबंध किस राज्य से है, जो रंगीत नदी पर निर्मित है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम। ठीक है, यह सिक्किम की जो दोस्तों सबसे बड़ी नदी तीस्ता की सहायक नदी है रंगीत, और ये जो है सदाबहार नदी है, क्योंकि हिमालय की पर्वतों से ये निकलती है, इसलिए ये सदाबहार नदी है, इसमें सालों भर जल रहती है। और ये सहायक नदी किसकी है दोस्तों, सिक्किम की सबसे बड़ी नदी तीस्ता नदी की। ठीक है, अगला प्रश्न संख्या है 22, भौगोलिक दृष्टिकोण से किस राज्य की सीमा पड़ोसी देश नेपाल से सर्वाधिक लगती है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों यूपी, ऑप्शन नंबर सी यूपी। इसका भी एक ट्रिक है दोस्तों, ऊपर, ठीक है, ऊपर, ठीक है, इसका है ऊपर बीसी खंड, ऊपर बीसी खंड, ऊपर बीसी खंड। तो ऊपर में क्या हो गया, ऊ से क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश। ठीक है, यहाँ देखिए उत्तर प्रदेश हो गया, प से ऊपर हो गया यहाँ उत्तर प्रदेश। ठीक है, उसके बाद आगे हो जाएगा प से इसमें पश्चिम बंगाल। ठीक है, उसके बाद बी से हो जाएगा बिहार दोस्तों। ठीक है, बी से बिहार हो जाएगा, और सी से हो जाएगा इसमें, सी से हो जाएगा दोस्तों सिक्किम। सी से क्या हो जाएगा दोस्तों, सिक्किम। और एक खंड, तो खंड तो यहाँ ये भी उत्तर में है, देखिए उत्तराखंड है दोस्तों। तो 4 राज्य इसमें है ही दोस्तों। ऊ से हो जाएगा उत्तर प्रदेश, प से पश्चिम बंगाल, ब से हो जाएगा बिहार, और सी से हो जाएगा सिक्किम, और खंड से हो जाएगा उत्तराखंड। तो कुल 5 राज्यों से नेपाल की सीमा लगती है। तो आगे याद रखिएगा दोस्तों, ऊपर बीसी खंड। अगला प्रश्न पत्र संख्या है 23, जिसमें है निम्नलिखित में से कौन एक रबी फसल है दोस्तों। पूछ रहा है कि इसमें से रबी फसल कौन है। इसका सही जवाब है जौ। ठीक है, इसका भी एक ट्रिक बताता हूं दोस्तों, कि रबी फसल जो होता है इसमें 2 अक्षर होता है, और गेहूं में भी कितना अक्षर होता है दोस्तों, तो गेहूं में भी होता है 2 अक्षर। तो रबी गेहूं, तो गेहूं के साथ जो फसल उपजाई जाती है वो रबी फसल में आती है। गेहूं के साथ क्या क्या उपजता है, आलू, टमाटर, सनफ्लावर। तो मतलब गेहूं के साथ जो है रबी फसल, जो गेहूं के साथ उगता है वो क्या होता है, रबी फसल। ठीक है, और धान, धान को हम लोग क्या चावल से प्राप्त करते हैं, तो चावल में कितना अक्षर होता है, 3। उसी तरह खरीफ में क्या होता है, 3, तो खरीफ। अब चावल के साथ हम लोग जानते हैं कि क्या क्या उपजता है दोस्तों। ठीक है, तो ये देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है, ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सब क्या होता है, चावल के साथ, धान के साथ, अर्थात धान के साथ ये उगता है। तो ये सब क्या है, खरीफ फसल है दोस्तों। अगले प्रश्न पत्र की ओर बढ़ते हैं, 24 नंबर की पूछ रहा है, हरिद्वार, कानपुर, कन्नौज, वाराणसी उपरोक्त में से कौन सा शहर जो है गंगा किनारे जो है बसा हुआ है, ठीक है, अवस्थित है। तो इसका सही जवाब इसमें से हरिद्वार, कानपुर सब जो है चारों सब सही है। इसके लिए भी एक ट्रिक है दोस्तों, ठीक है, वो भी बताता हूँ। काना बाप हवाई वेग से भागा, काना, ठीक है, बाप हवाई वेग से भागा। ठीक है, तो इसमें क से क्या हो जाएगा, कानपुर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, क से क्या हो जाएगा, कानपुर। उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर आपका ब से हो जाएगा आपका, यहाँ पर ब से हो जाएगा क्या, बक्सर। उसके बाद प से हो जाएगा आपका पटना। उसके बाद आगे ह से हो जाएगा आपका हरिद्वार। वा से हो जाएगा वाराणसी। ई से हो जाएगा आपका इलाहाबाद। उसके बाद बे से हो जाएगा बेगूसराय। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हो जाएगा से हो जाएगा आपका साहेबगंज। और एक बात बता दूं दोस्तों, झारखंड में कि एकमात्र शहर जिला जो भी है साहेबगंज जिला एकमात्र शहर यही है जिससे होकर जो है गंगा गुजरती है। उसके बाद भागा बच रहा है दोस्तों, तो भागा से हो जाएगा आपका भागलपुर। तो क्लियर है दोस्तों, का से कानपुर, ठीक है, बाप में ब से बक्सर, प से पटना, ह से हरिद्वार, वा से वाराणसी, ई से इलाहाबाद, वे से बेगूसराय, ठीक है, से साहेबगंज, भागा में भागलपुर। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग आगे अगले प्रश्न पत्र की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, कि क्वेश्चन नंबर 25 है कि कौन सा भारतीय अभयारण्य जंगली कुत्तों के लिए फेमस है। तो जंगली कुत्तों के लिए कौन फेमस है दोस्तों, सोमेश्वर अभयारण्य जो कि कर्नाटक में है। वेदांतगल जो अभयारण्य ऑप्शन नंबर बी में है,
दोस्तों वो विदेशी पक्षियों और उस पर पक्षी पर शोध करने वाले वैज्ञानिक वहाँ बहुत आते हैं, तो उनके शोध पक्षी वैज्ञानिक के लिए काफ़ी फेमस है। ठीक है दोस्तों, अगला है अबोहर अभयारण्य, ये पंजाब में है दोस्तों, और ये काला हिरन, नीला गाय सब के लिए फेमस है। अगला है दाम्फा मिजोरम, तो ये टाइगर के लिए खासकर फेमस है दोस्तों। ठीक है, 1944 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, तो यहाँ की ये जो है मिजोरम की दाम्फा अभयारण्य जो है सबसे बड़ी अभयारण्य है दोस्तों। अगला प्रश्न पत्र है 26 नंबर दोस्तों। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं प्रश्न पत्र संख्या 26। पूछ रहा है केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ है दोस्तों। ठीक है, कह रहा है गलत मिलान करना है, प्रश्न पत्र कह रहा है गलत, तो ये क्या है, गलत है दोस्तों। कहाँ है, ये चेन्नई में है। कहाँ है दोस्तों, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान, तो चेन्नई में। कह रहा अगला प्रश्न पत्र भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कहाँ है, तो ये कानपुर सही है। भारतीय दलहन शोध संस्थान क्या है, ये भी कानपुर में है। कह रहा है केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो ये कानपुर, ये भी नहीं है दोस्तों। ठीक है, ये हो जाएगा आपका लखनऊ। ठीक है, लखनऊ हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्या हो जाएगा, लखनऊ। तो इसमें दो गलत हो गए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए और डी। ठीक है दोस्तों, अगर पूछेगा केंद्रीय गन्ना प्रजनन केंद्र, तब कोयम्बटूर हो जाएगा दोस्तों। केंद्रीय गन्ना प्रजनन केंद्र कहाँ है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा कोयम्बटूर। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र बोल देगा तो कटक हो जाएगा। केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र बोल देगा तो नागपुर हो जाएगा। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान बोल देगा शिमला हो जाएगा। राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र बोल देगा जोरहट हो जाएगा। राष्ट्रीय कॉफ़ी अनुसंधान केंद्र बोल देगा चिकमंगलूर हो जाएगा। रबर अनुसंधान केंद्र कोट्टायम। रेशम अनुसंधान केंद्र मैसूर। जूट अनुसंधान केंद्र बेरकपुर। तंबाकू अनुसंधान केंद्र राजमुंद्री। नारियल अनुसंधान संस्थान कासरगोड। कृषि मौसम विज्ञान केंद्र तो पूना। मिट्टी जल संरक्षण अनुसंधान केंद्र तो देहरादून। उपोष्ण बागवानी संस्थान तो बेंगलुरु। ये सभी नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न पत्र है 27 नंबर, कह रहा है कि ओजोन परत के संरक्षण के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय समझौता जो कब हुआ, तो ये हुआ मॉन्ट्रियल सम्मेलन 1987 में, ऑप्शन नंबर सी। मॉन्ट्रियल समझौता जो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसमें जो है दोस्तों ग्रीन हाउस गैसों की पहचान तथा भूमंडलीय तापन को कम करने के लिए वर्ष 1990 के स्तर पर 5% से कटौती का निर्णय किया गया। 5% कटौती निर्णय के कब, तो 1990 में। अगला ऑप्शन नंबर 2 में है कि मॉन्ट्रियल सम्मेलन 2005, तो इसमें क्या था दोस्तों, तो विकसित देशों द्वारा वर्ष 2012 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम कर वर्ष 1990 के स्तर तक लाना था दोस्तों। अगला ऑप्शन नंबर 3 है मॉन्ट्रियल सम्मेलन 1987, जो इसका सही जवाब भी है। तो इसमें क्या है दोस्तों, ये ओजोन परत के संरक्षण के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 को हुआ था, और 16 सितंबर को क्या है, ओजोन दिवस मनाया जाता है दोस्तों। और ऑप्शन नंबर डी वियना सम्मेलन 1985 में, इसमें भी ये भी ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है दोस्तों। ओजोन परत के संरक्षण के लिए ही संबंधित है ये भी। चलिए दोस्तों, हम लोग अगले प्रश्न पत्र की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है किस पर्यावरण कार्यकर्ता को वृक्ष मानव कहा जाता है। प्रश्न है हमारा 28, किस पर्यावरण कार्यकर्ता को वृक्ष मानव कहा जाता है, तो इसका सही जवाब होता है दोस्तों, तो किसको कहा जाता है, तो हो जाएगा चंडी प्रसाद भट्ट। और राजेंद्र सिंह जो है ये पर्यावरणविद हैं, और इनको कहा जाता है वाटर, ठीक है, वाटर मैन ऑफ इंडिया। वाटर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है इनको। ठीक है दोस्तों, और बाबा आमटे के बारे में आप लोग जानते ही हैं, समाज सेवी हैं। ठीक है, क्या है, बाबा आमटे जो हैं ये समाज सेवी हैं, समाज सेवी हैं, और ये वन्य जीवन संरक्षण के लिए और नर्मदा बचाओ आंदोलन के लिए भी जाने जाते हैं। और नर्मदा बचाओ आंदोलन की जब बात होगी, मेधा पाटेकर का नाम कैसे नहीं आएगा, क्योंकि यही इसकी संस्थापक मानी जाती है। नर्मदा बचाओ आंदोलन जो 1989 में संगठित हुआ था, तो मेघा पाटेकर इसकी संस्थापक के रूप में जानी जाती है। आइए अगले प्रश्न पत्र की ओर बढ़ते हैं, जो है 29। नीचे दिए गए कथनों पर गौर करें। ठीक है, तो इसमें भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून में है, सही है दोस्तों। और जो है राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र झांसी में, ये भी सही है दोस्तों।
कह रहा है वन्य जीव कोष का शुभंकर पांडा है, तो ये भी सही है दोस्तों। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कानपुर में नहीं दोस्तों, ये कहाँ है, तो ये नागपुर में, यही इसका जो है गलत है। अगला है ग्लोबल 500 पुरस्कार पर्यावरण के संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये भी सही है। तो इसमें कह रहा है नीचे दिए कथनों पर गौर करें, उपयुक्त कथन में तर्क संगत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर जो 4 क्या है ये गलत हो गया दोस्तों, क्योंकि उसका जवाब कानपुर नहीं होगा, क्या होगा, नागपुर। अगला प्रश्न है 30, धुआं उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर बी गैस में ठोस का, किसका उदाहरण, गैस में ठोस का। प्रश्न पत्र संख्या 31, हाल ही में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक में जो है भारत का रैंक क्या रहा, तो 46 रहा दोस्तों भारत का। अब पहला स्थान रहा किसका, तो वो है स्विट्जरलैंड, किसका रहा, स्विट्जरलैंड पहले स्थान पे। अगला प्रश्न पत्र संख्या है वर्ष 2021 में रीस्टोर आवर अर्थ विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया, तो ऑप्शन नंबर सी विश्व पृथ्वी दिवस, जो 22 अप्रैल को मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है। कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 22 मई को मनाया जाता है, 22 मई को। और इसका थीम क्या है दोस्तों, वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, क्या है, वी आर, ठीक है, वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। अगला है कि विश्व जल दिवस, तो ये 22 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों, जल दिवस। इस दिन बिहार दिवस भी मनाया जाता है, और इसका थीम था इस बार का वैल्यूइंग, ठीक है, वैल्यूइंग वाटर, क्या है, वैल्यूइंग वाटर। अगला प्रश्न पत्र की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, 33 नंबर, निम्न में से कौन सा प्रमुख सैन्य अभ्यास संबंधित देश नहीं है, तो सूर्य किरण किसके साथ हुआ था, तो ये भारत और श्रीलंका नहीं, भारत और नेपाल हो जाएगा दोस्तों, भारत और, ठीक है, नेपाल, भारत और नेपाल हो जाएगा। अगला है मित्र शक्ति, तो इसमें भी नेपाल नहीं होगा दोस्तों, इसमें भी क्या होगा, श्रीलंका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, श्रीलंका, ठीक है। समुद्र शक्ति सही है, भारत इंडोनेशिया, और कॉर्पट जो है इंडोनेशिया, ये भी सही है। तो इसमें कह रहा है कि कौन जो है सैन्य अभ्यास संबंधित देश नहीं है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी और डी, डी जो है सही है। और सूर्य किरण भारत नेपाल, मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका। आइए अगले प्रश्न पत्र की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है, जो कि है भारत सरकार के आगामी लक्ष्य का कौन सा वर्ष सही संबंधित है। भारतीय रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य 2030 है, तो क्या है दोस्तों, यही सही है, ये जो है 2030 ही है। डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य 23 नहीं है दोस्तों, कब है, 2024 में जो है डिजिटल रेडियो लॉन्च करने। ब्रॉड गेज रूट को 100% विद्युतीकृत करने का लक्ष्य 2022 नहीं है दोस्तों, ये 23 है, 2023। और कह रहा है कि HIV एड्स को ख़त्म करने का लक्ष्य तो 2025 नहीं है दोस्तों, 2030 हो जाएगा। और 2030 में ही दोस्तों मलेरिया उन्मूलन का भी जो है भारत सरकार का लक्ष्य है, और TB उन्मूलन का लक्ष्य है भारत सरकार का 2025। अगला प्रश्न पत्र की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि हाल ही में प्रकाशित प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक से संबंधित है। कह रहा है द कपिल शर्मा स्टोरी अजिताभ बोस, तो ये सही है दोस्तों। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं अब, ठीक है। अगला प्रश्न पत्र कह रहा है कि द अर्थ स्पिनर अनुराधा राय, तो ये भी सही है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि द ऑर्डिनरी लाइफ अशोक लवासा, तो ये भी जो है सही है दोस्तों, ठीक है। तो गलत क्या है इसमें, चौथा नंबर, ठीक है। बाय मैनी ए हैप्पी एक्सीडेंट, ठीक है, बाय मैनी ए हैप्पी एक्सीडेंट किसका है, तो उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का पुस्तक है ये, हामिद अंसारी, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 2 3 जो है ऑप्शन नंबर 1 2 3 तीनों सही है। अगला प्रश्न पत्र है 36, टोक्यो पैरालंपिक में बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय बने कृष्णा नायर नहीं दोस्तों, नागर, ठीक है। नागर का संबंध किस राज्य से है, तो इसका संबंध जो है, इनका संबंध है राजस्थान से। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। कुल भारत ने जो है पैरालंपिक में दोस्तों 19 मेडल जीता। इसका भी ट्रिक है दोस्तों, जिस तब ओलंपिक का है 1 2 का 4, पैरालंपिक का है 5 8 6, टोटल जो है 5 8 6, टोटल 19 पदक जीता भारत ने पैरालंपिक में। रैंक 24वां रहा। और टोक्यो ओलंपिक भारत का रैंक सीधे 24 × 2 कर दीजिएगा तो हो जाएगा कितना, 48, 24 × 2 तो 48।
तो 24वां रैंक रहा। भारत ने जो है बैडमिंटन में कुल 4 पदक जीते दोस्तों। कितने पदक जीते? 4। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है प्रमोद भगत, जो कि हाजीपुर से अपने प्रमोद भगत, इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। प्रमोद भगत ने क्या जीता है दोस्तों? हाजीपुर बिहार से हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। दूसरा है मनोज सरकार, इन्होंने कांस्य पदक जीता है। ठीक है, मनोज सरकार, क्या नाम है दोस्तों? मनोज, ठीक है, सरकार, कांस्य पदक जीता है। ये उत्तराखंड से संबंधित हैं। और एक और इंपॉर्टेंट है इसमें, सुहास यतिराज। ठीक है, सुहास यतिराज, ये जो है नोएडा के जिला अधिकारी है दोस्तों। पहला आईएएस अधिकारी हैं जिन्होंने कोई ओलंपिक मेडल जीता है। इन्होंने पैरालंपिक में जो है रजत पदक जीता है। और ये संबंध रखते हैं कर्नाटक से, लेकिन यूपी नोएडा में ये जिला अधिकारी के रूप में कार्यरत है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पत्र है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2021 में किसे दिया गया? तो इसमें जो है गाइडो इमेंस, इनको दिया गया है। डेविड कार्ड, इनको भी दिया गया है। और जोशुआ इंग्लिश, इनको भी दिया गया है। तो दिया कि इनको नहीं गया, 1, 2 नंबर जो है वो सिर्फ गलत है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 3, 4। अगला प्रश्न है 38, अगस्त में आया चर्चित तूफान ल्यूपिड किस देश से संबंधित है? ल्यूपिड का संबंध जो है दोस्तों वो जापान से है। किससे संबंध है दोस्तों? जापान से। अगला प्रश्न पत्र है 39, नृत्यांगना लक्ष्मी प्रिया महापात्र का निधन हो गया, इसका संबंध किस नृत्य से है? तो ऑप्शन नंबर ए, ओडिसी। अगला प्रश्न पत्र है 40, भारत के पूर्व मंत्री और बिहार के पूर्व राज्यपाल बूटा सिंह ने किस पार्टी के चिन्ह पर राजनीतिक पदार्पण किया था? तो ऑप्शन नंबर बी, अकाली दल हो जाएगा दोस्तों, अकाली दल। ठीक है, टाटा स्टील कंपनी कार्बन कैप्चर संयंत्र किस शहर में स्थापित कर रहा है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जमशेदपुर। 1907 में साक्षी शहर में जमशेदपुर के अक्षी में कौन? जमशेद जी टाटा ने जो है टाटा स्टील की स्थापना की थी दोस्तों, आप लोग जानते ही है। और क्वेश्चन नंबर है 42, प्रोजेक्ट बोल्ड योजना का संबंध किससे? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो है खादी ग्राम उद्योग, खादी और ग्राम उद्योग, ऑप्शन नंबर सी, खादी और ग्राम उद्योग मंत्रालय संबंधित है। क्योंकि खादी जो है चरखा चलाकर महात्मा गांधी जी ने इसकी शुरुआत की थी, और खादी जो है हमारे देश के लिए काफ़ी बहुमूल्य चीज़ है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 43, गुड गवर्नेंस इंडेक्स में निम्न में से कौन जारी करता है? तो इसको जारी करने वाला संस्था ऑप्शन नंबर डी, चांडलर इंस्टीट्यूट। कौन है? चांडलर इंस्टीट्यूट। ठीक है दोस्तों, इसमें पूछ देगा कि पहला स्थान पे कौन रहा है? तो पहला रहा है कौन दोस्तों? फिनलैंड। ठीक है, कौन रहा है दोस्तों? फिनलैंड। फिनलैंड जानते हैं आप लोग, झीलों वाला देश। ठीक है, झीलों वाला देश कौन है? फिनलैंड। अब पूछ देगा भारत का रैंक क्या है दोस्तों? तो भारत का रैंक है, ठीक है, कितना? 49th। भारत का रैंक है कितना गुड गवर्नेंस इंडेक्स में? तो 49th। चलिए अगले प्रश्न पत्र की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो यह है कि 2025-26 तक सरकार राजकोषीय घाटा को जीडीपी का कितना % लाना है? तो इसका सही जवाब है बी, 6.8%। 6.8%। अगला प्रश्न पत्र है दोस्तों कि राख जो है कोयला गैसीकरण आधारित मिथेनॉल उत्पादन संयंत्र की स्थापना कहाँ किया जाएगा दोस्तों? कहाँ किया जाएगा दोस्तों? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद में। अगला 46 नंबर क्वेश्चन, यूट्यूब चैनल द्वारा न्यायिक सुनवाई का लाइव प्रसारण करने वाला पहला हाईकोर्ट बना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो गुजरात। अब यूट्यूब के जरिए से ही ये सुनवाई करेंगे, क्योंकि कई लोग कई बार कभी दूर से जो नहीं पहुंच पाते हैं, तो अब यूट्यूब के माध्यम से जब लाइव सुनवाई होगी तो ये लोगों के लिए काफ़ी कारगर और कुशल भी होगा और आरामदायक भी होगा। उनके पैसे भी बचेंगे, तो मतलब समय और पैसे दोनों की बचत होगी, और जो है काफ़ी केस जो लंबित है वो भी आसान हो जाएगा। अगला प्रश्न पत्र है 47 नंबर, बच्चों में कैंसर की जागरूकता बढ़ाने के लिए किस राज्य में पिंक परेड का आयोजन किया गया दोस्तों? तो पिंक परेड का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों? तो बिहार में किया गया। पूछेगा कि पिंक परेड किससे संबंधित है? तो ये जो है बच्चों में जो है दोस्तों, बच्चों में कैंसर जागरूकता के लिए बिहार सरकार ने ये शुरू किया है, बच्चों में कैंसर जागरूकता के लिए। ठीक है, बच्चों में कैंसर। और अगला 2 प्रश्न और भी है पिंक से जुड़ा हुआ दोस्तों। एक है पिंक बूथ। क्या है? पिंक बूथ। ये उत्तर प्रदेश पुलिस ने शुरुआत की है दोस्तों। ये भी महिला सुरक्षा संबंधित है। ये क्या है? महिला सुरक्षा से। एक और है दोस्तों पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट। पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट क्या है दोस्तों? पिंक। ये क्या है, किस सरकार द्वारा शुरू किया गया दोस्तों? तो ये केरल सरकार द्वारा शुरू किया गया। ये भी महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित है दोस्तों, और केरल पुलिस द्वारा पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पत्र की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि है
कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर कौन है दोस्तों? तो ये है अवनी लेखरा। अवनी लेखरा अभी आप काफ़ी चर्चा में रही, क्योंकि एक लौती खिलाड़ी ये है इस बार की पैरालंपिक की जिन्होंने 2 मेडल जीते पैरालंपिक में। 19 मेडल में से 2 मेडल अवनी लेखरा ने जीते। सबसे पहला मेडल जो है भारत के लिए पैरालंपिक में कौन जीती थी? तो भाविना पाटिल। पूछ देगा कि कौन पहला मेडल जीता, तो भावना पाटिल। ये जो है संबंध रखती है टेबल टेनिस से दोस्तों, टेबल। और ये अवनी लेखरा जो है 2 मेडल जीती। 10 मीटर जो है दोस्तों, 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग पोजीशन में जो है गोल्ड जीती दोस्तों, गोल्ड स्वर्ण पदक। और 50 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग में जो जीती है, इसमें जो है कांस्य ब्रोंज मेडल जीती है दोस्तों। ठीक है, तो याद रहेगा दोस्तों। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न पत्र है कि राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? तो ऑप्शन नंबर ए एसवी सरस्वती को दिया गया। 50 नंबर क्वेश्चन, विंबलडन ओपन 2021 का उपविजेता कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों मैटियो बिरेटेनी। तो इसमें पूछ देगा दोस्तों 4 ग्रैंड स्लैम जो है हर साल आयोजित किए जाते हैं। सबसे पहला होता है ऑस्ट्रेलियन, ठीक है दोस्तों। दूसरा होता है फ्रेंच, ठीक है दोस्तों। तीसरा होता है विंबलडन, ठीक है दोस्तों। अगला जो है सबसे अंतिम होता है यूएसए ओपन। तो ये तीनों जो है दोस्तों, ये तीनों जीता है नोवाक जोकोविच। चौथा जो है डेनियल मेदवेदेव जीता है, ठीक है। इसमें सिर्फ डेनियल मेदवेदेव से नोवाक जोकोविच हार गए थे, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन ओपन में जो है डेनियल मेदवेदेव को नोवाक जोकोविच ने हराया था, इसीलिए उन्होंने इसका बदला लिया दोस्तों। और महिला में पूछेगा दोस्तों, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है नाओमी ओसाका जो जापान की खिलाड़ी है, पूर्व की नंबर 1 खिलाड़ी भी है, इन्होंने जीता है। फ्रेंच ओपन पूछ देगा दोस्तों, तो ये बारबोरा क्रेजिकोवा ने जीता है, जो चेक गणराज्य की है दोस्तों। बारबोरा क्रेजिकोवा, ठीक है, बारबोरा क्रेजिकोवा। विंबलडन पूछ देगा दोस्तों, तो एशले बार्टी जो ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी है, एशले बार्टी ने जीता है। और पूछ देगा यूएसए ओपन किसने जीता है? तो ये जीता है एम्मा रादुकनु। और यही जो एम्मा रादुकनु है दोस्तों, ये अभी विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी है, ठीक है। विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी कौन? एम्मा रादुकनु। ये ब्रिटेन की है और यूएस ओपन जीता है। चलिए अगले प्रश्न पत्र की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न पत्र है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात क्या है? तो 918 दोस्तों। अगर बाल लिंगानुपात पूछेगा तो क्या हो जाएगा? 935। अगला प्रश्न पत्र 52 नंबर, बिहार के किस जिले में मत्स्यगंधा झील है? तो मत्स्यगंधा झील कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा सहरसा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 53 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के गया में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के समय भारत का गवर्नर जनरल वायसराय कौन था दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड रीडिंग। पूछ दे आप लोग गवर्नर जनरल का कार्यकाल याद रखें, इससे आपको बनाने में बहुत सुविधा होगा दोस्तों, ठीक है। तो लॉर्ड रीडिंग जो है 1921 से जो है 26 तक रहे थे, और 26 में आ गए थे लॉर्ड इरविन, 26 से लेके 31 तक रहे थे दोस्तों। उसको लॉर्ड हार्डिंग, इन्हीं के समय जो है जो 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी। 2 क्वेश्चन पूछता है बंगाल विभाजन से दोस्तों, कि 16 जुलाई, ठीक है, 19 जुलाई, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 19 जुलाई 1905 को जो है इसकी जो है प्रस्तावित किया गया था और जो है घोषणा किया गया था। और लागू कब हुआ था? तो ये 16 अक्टूबर को जो है बंगाल विभाजन लागू हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय कब से कब तक रहे दोस्तों? तो 1910 से 16 तक रहे थे। तो 1912 में ही जो बिहार जो है बंगाल से अलग हुआ था। फिर 1936 में बिहार से उड़ीसा अलग हुआ, और 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हुआ। लॉर्ड बेबल जो है 1944 से 1947, 1944 से जो है 47 तक रहे थे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो अगले प्रश्न पत्र की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि है वर्तमान में भारत की संसद में बिहार के प्रतिनिधियों की कुल संख्या कितना है? तो 56 दोस्तों। आपको पता ही है कि 40 सीटें जो लोकसभा में और 16 सीटें जो राज्यसभा में, कुल 40 और 16, तो कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा दोस्तों। अगर पूछेगा लोकसभा से तो 40 मारिएगा, अगर राज्यसभा से पूछेगा तो 16, लेकिन पूछेगा संसद में, भारत की संसद में बिहार की प्रतिनिधियों की संख्या, तो 40-16 कितना हो जाएगा दोस्तों? तो 56। पूछ रहा अगला 55 नंबर क्वेश्चन, बिहार की विद्यापीठ की स्थापना कब की गई थी? तो ऑप्शन नंबर बी 1921। अगला 56 नंबर क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने के संबंधी प्रस्तावित किया जा सकता है, तो कहाँ किया जाता है दोस्तों? ये केवल जो है राज्यसभा में किया जा सकता है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कहाँ है। तो ऑप्शन नंबर जो है डी में दिया हुआ है दोस्तों,
कि राज्यसभा, तो केवल राज्यसभा में जो है। अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों। इनमें कुल 22 सदस्य होते हैं तो सही है, 15 जो है लोकसभा से होते हैं, 7 जो होते हैं राज्यसभा से होते हैं। इसलिए कह रहा बी में लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों के सदस्य समान होते हैं, बिल्कुल सही होते हैं, 15 और 7। कोई भी मंत्री लोक लेखा समिति का सदस्य नहीं हो सकता दोस्तों, बिल्कुल सही है। अगला है, लोक लेखा समिति कार्यकाल 2 वर्ष, नहीं, यही जो है गलत है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है, 1 वर्ष हो जाएगा दोस्तों, 2 वर्ष नहीं, केवल 1 वर्ष। अगला प्रश्न पत्र है 58 कि अनुच्छेद 124 संबंधित है तो सर्वोच्च न्यायालय के स्थापना से, किससे संबंधित है, सर्वोच्च न्यायालय के स्थापना से संबंधित है दोस्तों। अगला कह रहा है अनुच्छेद 5, तो इसका संबंध जो है नागरिकता से है दोस्तों, ठीक है। अगला 352 तो राष्ट्रीय आपात से, आपको पता है दोस्तों 356 जो है वो राष्ट्रपति शासन से है, 360 जो है वो वित्तीय आपात से है। वित्तीय आपात पूछेगा भारत में कितनी बार वित्तीय आपात लगा है, तो आप ऑप्शन क्या मारेंगे, बिल्कुल 1 बार भी नहीं, 1 बार भी वित्तीय आपात भारत में आज तक नहीं लगा है। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी में है दोस्तों कि अनुच्छेद 245 किससे संबंधित है, तो ये विधायी शक्तियों से, ठीक है, विधायी शक्तियों से संबंधित है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 3, 4, 1, 2। अगला प्रश्न पत्र है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो है 59, ठीक है। 59 में क्या है दोस्तों, आइए हम लोग पढ़ते हैं। 1833 के चार्टर एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। चाय और चीन के साथ व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया, तो ये क्या है दोस्तों, बिल्कुल सही है, 1833 में ही समाप्त हुआ। तो कह रहा है बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, बिल्कुल बना दिया गया। 1828 से लेके 1835 तक 1835 तक जो है विलियम बेंटिक रहे थे दोस्तों, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इन्हीं को जो है 1833 में जो है बना दिया गया भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, ठीक है। इस प्रकार से अगर प्रश्न पूछेगा बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल तो वो कौन हो जाएंगे, यही लॉर्ड विलियम बेंटिक। पूछेगा कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल तो वो भी कौन हो जाएंगे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। प्रथम वायसराय पूछेगा तो लॉर्ड कैनिंग जो 1856 से 62 तक रहे थे, उन्हीं को बनाया गया था दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर सी, भारत में शासन की द्वैत प्रणाली जो है समाप्त कर दी गई, तो यही जो है हमारा जो है जवाब दोस्तों, ये जो है गलत है। ये 1833 के तहत नहीं समाप्त किया गया था। ये सबसे पहले द्वैत प्रणाली लगाया किसने था, तो सबसे पहले किसने लगाया था, लॉर्ड क्लाइव ने लगाया था, जो एक क्लर्क के रूप में आया था, बाद में कलेक्टर तक का सफर तय किया। और इसको समाप्त किया जो 1774 से लेके 1785 तक रहे थे, कौन, वारेन हेस्टिंग्स। उन्होंने द्वैत प्रणाली को समाप्त किया था दोस्तों। तो ये 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न डी है, सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता जो है आयोजन शुरू करने का प्रयास, ठीक है। तो ये भी जो है सही है दोस्तों। 1926 में जो है ली आयोग, 1926 में ली आयोग ने सिफारिश की थी दोस्तों, ठीक है, ली आयोग ने सिफारिश की थी। और क्या है, इसी के तहत केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था दोस्तों, ठीक है। अगले प्रश्न पत्र की ओर बढ़ते हैं, जो कि है दोस्तों कि राज्य विधान परिषद में कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 1/3। 1/6 जो है वो राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं, ये 1/6 जो है राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। और 1/12 जो है वो जो है किसी रूप में जो ऐसे व्यक्ति जो 3 वर्षों से अध्यापन कर रहे हैं, पढ़ाना लिखाना जिनका हो रहा है, जो ग्रेजुएट हैं, उन्हीं व्यक्तियों को जो है 1/12 सदस्य के रूप में विधानसभा में जो है द्वारा चुने जाते हैं विधान परिषद के लिए, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न पत्र है 61 नंबर, सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति किस देश के न्याय प्रणाली से संबंधित है दोस्तों। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस। अगला प्रश्न 62, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया था। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, 55वां, ठीक है दोस्तों, 55वां हो जाएगा। किसी न्यायालय द्वारा न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करने के निम्नलिखित में से कौन सा रीट जारी किया जाता है, तो इसका सही जवाब है दोस्तों उत्प्रेषण। आगे दिखाते हैं आपको कौन सा ऑप्शन में है ये जवाब, तो ये पहला ही ऑप्शन में है दोस्तों उत्प्रेषण, ठीक है दोस्तों, उत्प्रेषण। नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है दोस्तों, तो ये राज्य के लिए, ठीक है। डीपीएसपी आप लोग जानते ही हैं दोस्तों।
अगला है 65 नंबर, वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है दोस्तों। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होती है। आप जानते हैं दोस्तों अनुच्छेद 117 में जो है इसका उल्लेख है। वित्त इसमें फेज 1 और फेज 2 करके दो तरह से इसमें उल्लेखित है दोस्तों, उसको ध्यान से देखिएगा। अनुच्छेद 110 में जो है धन विधेयक का उल्लेख है, जिसका राज्यसभा में महत्वहीन हो जाता है, वो केवल 14 दिनों में उसके वापस करना होता है। तो इसका जो है इसमें वेटेज ज़्यादा लोकसभा का होता है धन विधेयक में। जब आगे पॉलिटी का वीडियो बनाऊंगा तो उसमें इसको डिटेल से बताऊंगा दोस्तों। अगला प्रश्न पत्र है 66, राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी दोस्तों। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जयंती पटनायक। और अभी पूछ देगा कौन है दोस्तों, तो अभी कौन है, रेखा शर्मा। कौन है दोस्तों, रेखा शर्मा। अगला 67 नंबर क्वेश्चन है, 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों अशोक मेहता। दिसंबर 1977 में दोस्तों, दिसंबर 1977 1977 में जो है द्विस्तरीय, ठीक है, द्विस्तरीय उल्लेख ये सिफारिश किए थे, जो है पंचायत समिति, द्विस्तरीय पंचायत समिति का जो है सिफारिश किए थे। सबसे पहले जो है 1957 में दोस्तों बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय, ठीक है, त्रिस्तरीय, ठीक है, पंचायत समिति का उल्लेख किया था, पंचायत स्तर पर, खंड स्तर पर और जिला स्तर पर, ठीक है दोस्तों। आगे चलिए हम अगले प्रश्न पत्र की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि है हमारा प्रश्न पत्र संख्या 68। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा के साथ चांदी के सिक्के जो है निर्मित किए। तो सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद गजनी। अगला प्रश्न 69, निम्न मुस्लिम बादशाहों में किसने मूल नियंत्रण पद्धति लाई थी। अलाउद्दीन खिलजी लाया था दोस्तों। खिलजी वंश की स्थापना 1390 में जो है जलालुद्दीन खिलजी ने की। इसी का भतीजा और दामाद था अलाउद्दीन खिलजी, जिसने बाजार नियंत्रण या मूल्य नियंत्रण कह सकते हैं पद्धति को पहली बार लागू किया था अलाउद्दीन खिलजी, जो कि 1390 से 96 तक जलालुद्दीन खिलजी रहा था, और 1396 से 1416 तक जो है रहा था कौन, तो ये रहा था अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न पत्र की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, जो है अकबर ने आगरा के समीप फतेहपुर सीकरी का निर्माण कब कराया। तो ये चारों जो है इसमें गलत जवाब है दोस्तों, इसका सही हो जाएगा, ठीक है, 1571। आप इसको देख सकते हैं काफ़ी ऑथेंटिक बुक में, आपको आप अगर गूगल करेंगे तो 69 देगा, जो कि गलत है दोस्तों। 71 आप लूसेंट में देखेंगे, या फिर आप इसको भी जो भी ऑथेंटिक बुक में देखेंगे, इसको जो अच्छे अच्छे बुक हैं सब में आपको 71 मिलेगा। पीपी गुप्ता का बुक हो या फिर जो हिस्ट्री के ऑथेंटिक एनसीईआरटी बुक हो, सब में आपको अकबर ने आगरा के समीप फतेहपुर सीकरी निर्माण कराया, तो 71 ही दिया रहेगा, मिलेगा। अगला 71 नंबर क्वेश्चन है, मुगल शासन में तांबे का सिक्का क्या कहलाता दोस्तों। तो ये दाम कहलाता था। क्या कहलाता था, दाम। विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत संगम वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सही बी, विरूपाक्ष द्वितीय। अगला क्वेश्चन है 73 कि हड़प्पाकालीन स्थल और नदी तट, इसमें कह रहा है सही सुमेलित नहीं है। तो मोहनजोदड़ो सिंधु सही है, रंगपुर सतलज नहीं, ये गलत है। रंगपुर जो है मादर नदी के किनारे दोस्तों, मादर, ठीक है। अगला ऑप्शन नंबर सी है आलमगीरपुर हिंडन नदी, बिल्कुल सही। कोटदीजी जो है सिंधु, तो ये सभी सही है, सिर्फ रंगपुर मादर नदी के किनारे। अगला प्रश्न पत्र है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक के गुप्तकालीन भारत का वर्णन मिलता है दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग इस प्रश्न पत्र को देखते हैं आगे दोस्तों। तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब दोस्तों, तो वो हो जाएगा मृच्छकटिकम। क्या हो जाएगा दोस्तों, मृच्छकटिकम। इसके लेखक थे शूद्रक। मृच्छकटिकम के लेखक कौन थे दोस्तों, शूद्रक। अगला प्रश्न पत्र 75, निम्नलिखित राज्यों में से किसका संबंध बुद्ध के जीवन से था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कौशल और मगध, ठीक है। बुद्ध के बारे में आप लोग जानते हैं दोस्तों, सबसे पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया, ठीक है। और सबसे ज़्यादा उपदेश पूछेगा तो इन्होंने श्रावस्ती में दिया। सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती, सबसे प्रथम उपदेश सारनाथ, जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन में, महाबलीपुरम में आदि वराह मंदिर का निर्माण किस पल्लव शासक ने कराया। तो सिंह विष्णु ने कराया दोस्तों, इसका निर्माण कराया सिंह विष्णु। अगला प्रश्न है, चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था। तो चोल काल जो है ग्राम पंचायत के लिए फेमस था दोस्तों, ठीक है। अपनी नौसेना के लिए भी जाना जाता था, इसकी नौसेना काफ़ी ज़्यादा सुदृढ़ थी उस समय में। 78 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई। तो ऑप्शन नंबर बी, दिसंबर 1856 में शामिल की गई दोस्तों, इसका सही जवाब है। 79 नंबर क्वेश्चन, वह कौन कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिस मिशन व लॉर्ड वेल दोनों से वार्ताएं की थी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी,
सॉरी, इसका ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अबुल कलाम आज़ाद हो जाएगा दोस्तों। वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष जिसने क्रिप्स मिशन और लॉर्ड वेल दोनों से वार्ता की? तो सबसे कम उम्र में ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे और 1940 से जो है 46 तक रहे थे। पूछता है एक प्रश्न पत्र कि आज़ादी के समय कौन थे? तो उस समय जेबी कृपलानी थे दोस्तों। कौन थे? जेबी कृपलानी। ठीक है, जेबी कृपलानी थे। लेकिन ये सबसे कम उम्र में बने थे। सबसे युवा पूछेगा तो अबुल कलाम आज़ाद ही होगा, 1940 से 46 तक रहे थे ये। चलिए अगले प्रश्न पत्र की ओर बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। ठीक है, जो प्रश्न पत्र संख्या है हम लोग का 80, गांधी इरविन समझौता के समय हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तेज बहादुर सप्रू ने निभाई थी दोस्तों। अगला प्रश्न पत्र है 81 नंबर, सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी। इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर ए, उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखे जिसमें जो है उसके भक्त समझते थे। ठीक है दोस्तों। अगला 82 नंबर क्वेश्चन है, कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की पद्धति क्या थी? इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, राजा वाम बंदिया आंदोलन। इसका सही जवाब है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पत्र की ओर बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों, जो कि है कि क्वेश्चन नंबर 83, बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो सही जवाब है डी, बड़ौदा में हुआ था दोस्तों। बघेरा विद्रोह बड़ौदा में हुआ था। 84 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था कौन थी? तो इंडियन एसोसिएशन थी इसकी पूर्ववर्ती संस्था। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पत्र की ओर बढ़ते हैं। 85, राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता कहा था? लॉर्ड मिंटो। ऐसे कहता है कि पाकिस्तान जो है किसके दिमाग की उपज थी? तो चौधरी रहमत अली, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का एक विद्यार्थी था, उसी के दिमाग की उपज थी। ठीक है, बाद में मोहम्मद अली जिन्ना ने काफ़ी ज़्यादा इसको फेमस किया। और इसमें प्रश्न है राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना? तो लॉर्ड मिंटो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, लॉर्ड मिंटो। अगला 86 नंबर क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास को दिया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 9वीं पंचवर्षीय योजना। 87 नंबर क्वेश्चन, निम्न से कौन सा एक कर जो है अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? तो केवल ब्याज कर जो है अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण, बाकी उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, बिक्री कर सब प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। प्रत्यक्ष कर का मतलब है जो सीधे तौर पे टैक्स लिया जाता है। अप्रत्यक्ष का मतलब हमको किसी दूसरे रूप में, जैसे हम कोई सामान खरीदते हैं, नमक ही खरीदते हैं या कोई भी सामान खरीदते हैं, उसमें लिखा रहता है इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस, अर्थात कि मैंने उसके लिए टैक्स पे किया है, तो वो अप्रत्यक्ष रूप से ले रहा है दोस्तों। अप्रत्यक्ष टैक्स जो इनकम टैक्स, कैसे अब हम डायरेक्ट टैक्स उसको कहते हैं, तो उसको जो है सीधे रूप से जमा करते हैं, तो वो क्या हो जाता है? जैसे सीमा शुल्क डायरेक्ट रूप से जमा करते हैं हम लोग, बिक्री कर डायरेक्ट रूप से जमा करते हैं, उत्पाद शुल्क डायरेक्ट रूप से, तो ये प्रत्यक्ष कर है दोस्तों। अगला है 88 नंबर क्वेश्चन, अर्थशास्त्री का कार्य विश्लेषण करना, निंदा करना नहीं, यह मत किसका है? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, इसका रॉबिन्स। क्या हो जाएगा? रॉबिन्स। 89 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि समिति और उससे संबंधित क्षेत्र कौन इसमें जो है सही नहीं है? तो मल्होत्रा समिति का संबंध किससे है दोस्तों? तो ये बीमा क्षेत्र सुधार से है, तो सही है। खुसरो समिति का संबंध किससे है दोस्तों? कृषि साख से, सही है। ये महाजन समिति, यही गलत है दोस्तों। महाजन समिति का संबंध वस्त्र नीति से नहीं है, इसका जो है चीनी उद्योग सुधार से। किससे है दोस्तों? चीनी जो हम लोग खाते हैं दोस्तों, चीनी उद्योग, ठीक है, चीनी उद्योग सुधार से। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो है महाजन समिति चीनी उद्योग सुधार से। एक प्रश्न पूछता है चीनी घोटाला से, जब चीनी घोटाला की बात आएगी दोस्तों, तब हो जाएगा आपका ज्ञान प्रकाश समिति। क्या हो जाएगा? ज्ञान। ठीक है, ज्ञान प्रकाश समिति। ठीक है, ज्ञान प्रकाश समिति। ठीक है दोस्तों, ज्ञान प्रकाश समिति हो जाएगा। और अगला है इसमें कि गोयपुरिया समिति, कह रहा है गोयपुरिया समिति, ये वाला गोयपुरिया समिति, तो इनका संबंध बैंक सुधार से है। आपने फिल्म देखा होगा भी, स्कैम 1992 आया था, उसमें इस पर काफ़ी डिटेल से चर्चा भी की गई थी। गोयपुरिया समिति गठित की गई थी बैंकों में सुधार के लिए, काफ़ी ज़्यादा उसने घोटाला किया था उस समय दोस्तों। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पत्र की ओर बढ़ते हैं, जो कि है नास्डक जो है किस देश का शेयर मूल्य सूचकांक है? तो ये किस देश का है दोस्तों बताइए? तो यूएसए, ऑप्शन नंबर सी, यूएसए। अगला है 91 नंबर क्वेश्चन, सही सुमेलित नहीं अंतर्राष्ट्रीय संगठन और मुख्यालय। तो संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन कहाँ है दोस्तों? तो जिनेवा में, सही है। यूनिसेफ कहाँ है दोस्तों? तो ये पेरिस में नहीं है, कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। यही गलत है दोस्तों, न्यूयॉर्क में। कहाँ है? न्यूयॉर्क में, यही सही है, बी नंबर। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी वियना में है। और विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष ग्लांड में। एक पिछला दरोगा में क्वेश्चन में पूछा था दोस्तों,
तो काफ़ी लोग इसमें मिस्टेक कर गए थे। एक पूछा था कि परमाणु ऊर्जा आयोग, ठीक है, परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब हुआ था भारत में, परमाणु ऊर्जा आयोग, ठीक है। तो आयोग पूछेगा दोस्तों तो हो जाएगा 1948 में। और जब विभाग पूछेगा, पहले आयोग बनेगा दोस्तों तभी तो विभाग बंटेगा, इसलिए विभाग बाद में दोस्तों। विभाग पूछेगा तो हो जाएगा 1954। परमाणु ऊर्जा आयोग 1948, परमाणु ऊर्जा विभाग तो 1954। ये पिछला दरोगा 1717 वाले दरोगा के मेंस में पूछा गया था प्रश्न, और काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज करके गलत कर दिए थे, और एक एक नंबर काफ़ी बहुमूल्य होता है, इसलिए ध्यान से करें दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पत्र की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। सही मिलान करें दोस्तों। पूछ रहा है स्पेन, तो स्पेन का कोर्टेस सही है, ठीक है, वहाँ की संसद का नाम है कोर्टेस। पूछ रहा है स्वीडन, तो स्वीडन का जो है रिस्क डॉग है, क्या है, रिस्क डॉग, ठीक है। अगले प्रश्न पत्र की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। कनाडा का बोल रहा है, तो कनाडा का क्या हो जाएगा दोस्तों, कनाडा का हो जाएगा हमारा पार्लियामेंट, देखिए यहाँ है, कनाडा का है दोस्तों पार्लियामेंट। और स्विट्जरलैंड का पूछेगा दोस्तों, तो स्विट्जरलैंड का क्या हो जाएगा दोस्तों, स्विट्जरलैंड का हो जाएगा फेडरल असेंबली, जो पीछे था फेडरल असेंबली, ठीक है। पूछ रहा अगला प्रश्न पत्र 93 में, अल मुखबरात जो है किस देश की गुप्तचर संस्था है, तो ये इराक की, ऑप्शन नंबर बी इराक। अगला कह रहा है सही सुमेलित नहीं है समाधि और स्थल में, तो नारायण घाट जो है, इसमें कह रहा है सही सुमेलित है, तो नारायण घाट जो है गुलजारी नालंदा से है, बिल्कुल सही है दोस्तों, यही वाला जवाब। पूछेगा कि ये जो कर्म भूमि है, तो कर्म भूमि किनका है दोस्तों बताइए, तो ये शंकर दयाल शर्मा का है, कर्म भूमि जो है शंकर दयाल शर्मा का है। और जगजीवन राम का जो है वो समता स्थल है, क्या है, समता स्थल है। और पूछ देगा विजय घाट किनका है, तो लाल बहादुर शास्त्री का है। और इंदिरा गांधी का जो है दोस्तों वो है शक्ति स्थल, इंदिरा गांधी का क्या है, शक्ति स्थल। और विजय घाट जो है लाल बहादुर शास्त्री का। वीर भूमि जो है दोस्तों वो किनका है, तो वीर भूमि हो जाएगा राजीव गांधी का। और जो है KR नारायण का जो है वो उदय भूमि है, वीर भूमि, ठीक है। अगले प्रश्न पत्र की ओर बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग, ठीक है। अगला प्रश्न पत्र है कि मैथ का है, यदि सोहन का वेतन मोहन के वेतन से 25% ज़्यादा है, तब मोहन का वेतन सोहन के वेतन से कितना % कम है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 20%। अगला है एक पुरुष महिला और एक लड़का को काम को क्रमशः 20 दिनों 30 दिनों 60 दिनों में करते हैं, तो कितने लड़कों की सहायता से 2 पुरुषों तथा 8 महिला उस काम को 2 दिनों में पूरा करेंगे, तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 8। ये 97 98 थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है दोस्तों, कुछ जवाब में इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, लेकिन इसका सही जवाब जो है डी दोनों का होगा, ठीक है, आप देख लीजिएगा। और 99 का जो सही जवाब है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए 250। वह रहा अंतिम 100 नंबर क्वेश्चन जो है मोनो हाइब्रिड अनुपात, ठीक है, कह रहा है मोनो हाइब्रिड अनुपात जो है तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3:1, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है आपको मेरा यह प्रश्न पत्र और एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा लगा होगा। आगे मैं और भी अच्छे अच्छे प्रश्न पत्र और उसकी एक्सप्लेनेशन लाऊंगा, कुछ अभी वीडियो में बनाऊंगा स्पेसिफिक, जो जिस तरह पशु और नस्ल काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं, BPSC भी पूछता है, UPPSC भी पूछता है, UPSI में भी पूछा जा रहा है अभी, और बिहार SI में भी। तो पशु और नस्ल, गाय भैंस बकरी से संबंधित जो है, जिस तरह गाय की जो है 32 से अधिक नस्लें हैं, भैंस की जो है 9 से अधिक नस्लें हैं, ये सब जो है बताऊंगा मैं। भैंस का जैसे सुरती भदावरी, ये सब भैंस का नस्ल है, गाय की फ्रीजियन, सब इसको कराऊंगा दोस्तों। तो अगर आपको चैनल मेरा अच्छा लगा है तो आप उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि आपको मेरी अगली वीडियो की तुरंत सूचना मिले। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों तो अपने मित्रों, सगा संबंधियों सभी को बताएं। धन्यवाद।